मैं ये कह रहा था कि अवसर बड़ा महत्वपूर्ण होता है। जब पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को इतनी बार माफ किया, फाइनली धोखे से पकड़ के उसको अंधा कर दिया, राइट? करेक्ट और करेक्ट, सब जब उसके बारे में सुना गया कि सभी इतना प्रतिभा का धनी है, तो मरने के पहले मोहम्मद गौरी ने सोचा कि इसका वो देखा जाए कि इसको कितना वो है। उस समय जो कवि बरदाई थे, उन्होंने जो है ना किस तरीके से मौके का उपयोग किया, जिसको कहा गया है 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूके चौहान। चौहान। मतलब एन उन्होंने उस शब्द वेदी बाण चला के, टारगेटेड बाण चला के मोहम्मद गौरी को मार दिया था। आप यू नो दिस और नॉट? हाँ या आई नो दिस, आई हाँ, नो दिस। तो तो जब तो भी हमने तो तो पे उस टाइम इसका मतलब ये है कि अवसर पर लक्ष्य का भेदन करना चाहिए, जो मैथिली शरण गुप्त भी कह रहे हैं और ये कवि बरदाई ने भी कहा है। और अ, अवसर की मांग भी ये है कि यदि समय का उपयोग नहीं करोगे तो लक्ष्य का भेदन नहीं हो सकता है। और आपने बाबा जय गुरुदेव का नाम सुना है? नहीं, इनका नहीं सुना। नहीं सुना है। ये एक बहुत बड़े बाबा रहे हैं, बल्कि अभी वो तो कहते हैं कि वो बिना अपना लक्ष्य प्राप्त किए उनकी उनकी मृत्यु नहीं होगी। और उनके अधिकांश अनुयायी ये मानते हैं कि अभी भी वो जीवित हैं। उनकी उम्र 104 से भी ज्यादा है, 104 वर्ष से ज्यादा है। ठीक है ना? हम्म। तो उन्होंने बहुत सारी घोषणाएं की। राजदीप, यू विल बी सरप्राइज, जो क्राइम फ्री भारत के 21 लक्ष्य हैं, उनमें Yeah, उनकी I went through the 21 points that you mentioned over Google ओके, Map. उसमें बाबा जय गुरुदेव की सभी भविष्यवाणियां हैं। हम्म। मतलब ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। जैसा आप उनको नहीं जानते थे, वैसा मैं भी उनको नहीं जानता था। मेरा जो है ज्ञान अभी कुछ महीनों का, बल्कि 1-2 महीने का ही सीमित ज्ञान है। ये एक संयोग नहीं है। हम्म। ये ये बहुत बड़ी बात को इशारा कर रहा है। तो कैसे होगा? कमाल तो होने वाला है। ठीक है ना? हम्म। तो समय कम है। मैं क्या आपसे, राजदीप, इस बात का अनुरोध करूं कि अगले 10 दिन आपको अपनी ऊर्जा का बहुत बड़ा भाग इस तरफ लगाना है। कोशिश जारी रहेगी। अच्छा, अब आप मुझे बताओ कि आप किस तरीके से इसे करेंगे, क्योंकि मैं जो है उसे कैसे आपको कराना चाहूंगा वो थोड़ा सा बताना चाहूंगा। तो पहले मैं आपको सुनना चाहता हूं कि आपके दिमाग में क्या है, और आपके सर्विस रिलेटेड कमिटमेंट इस समय क्या हैं, और उन कमिटमेंट के रहते आप जो है इस लक्ष्य को कैसे प्राप्त करोगे। थोड़ा सा मैं आपके पर्सपेक्टिव से सुनना चाहता मेरा जो मेरी थॉट प्रोसेस है, तो मैंने सोचा था आज कुछ आपके यूट्यूब जो आपने डाले हैं, तो आई विल देम सो हूं। दैट विच वन आई लाइक, कि हाँ ये इंस्पायर, इससे मैं इंस्पायर्ड हो रहा हूँ, और इट लुक्स समथिंग which people like it, those video I will start sharing. And then let's say that if I share this YouTube link to 100 people or 20 people, 30 people, then few of them will come back by saying who is this guy and what is the intention. Then I'll try to convince them. And as you said that two options we have, so let them send message, and then stay connected with our app. So something, most probably this is what my thought process, because, or if time permits, we'll try to go somewhere other, like you said, no, first step is that your apartment, and then office, then somewhere else. So we'll follow and we'll see the response. ओके,
आई थिंक आपने बहुत अच्छा कहा है। इसको थोड़ा सा मैं सप्लीमेंट करना चाहूंगा। हम्म, ठीक है ना, मतलब जो आप कह रहे हो वैसे ही करिए, बस थोड़ा सा उसमें और क्लियरिटी ला देते हैं। हम्म, देखिए, हम जो सोशल मीडिया पे चीजें भेज रहे हैं, हम्म, लोगों के पास हजारों ग्रुप हैं और जानबूझ के सोशल मीडिया पे ऐसी चीजें परोसी जा रही हैं जिससे महत्वपूर्ण चीजें दब जाए, और ये सोची समझी साजिश है। हम्म, यदि कम चीजें आपके पास पहुंचेंगी तो आप सभी चीजों को देख लोगे कि नहीं देख लोगे? बिल्कुल देख लेंगे। करेक्ट। अब यदि हम आपके सामने पास जो है विभिन्न सोर्सेज से गंद परोसते हुए एक आध लाख एक आध हजार चीजें अनइंटेंशनल, कोई गुड मॉर्निंग कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, फालतू की बकवास भेजेंगे, देन विथ बेस्ट ऑफ योर इंटेंशन या तो आप ग्रुप से बाहर निकल जाओगे, या जो है एक म्यूट पे डाल देंगे वो ग्रुप। आप उसे म्यूट पे डाल देंगे और आप उसे कभी नहीं देखेंगे। एंड दिस प्रिसाइजली इज हैपनिंग। और मैं, I'll send one-on-one message. I'll do that. हाँ, 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 मैं इसमें सिर्फ इतना ही संशोधन चाह रहा था कि जो लोग जो है आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में ऊपर आ रहे हैं, हम्म, उनको पहले करो। मतलब थोड़ा लेट इट बी लिटिल, मतलब जो आप जनरल ग्रुप में डालना चाहते हो उसे सबसे पहले डाल दो, लेकिन उससे किसी आउटकम की अपेक्षा मत करो। राइट? उससे कुछ नहीं होता तो आदमी को एक इतनी चीज तो मालूम पड़ती है कि हाँ मैंने भी ये देखा है। करेक्ट। जैसे आज के जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं, देखिए अपन बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स को नहीं देखते हैं, थोड़ा सा झलक देखते हैं, स्किप लेकिन कर वो देते हैं। झलक भी अपना इम्पैक्ट क्रिएट करती है करेक्ट। कि ऐसा कुछ तो है। आप अज्यूम करिए कि आप उसी प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं, तो आपके दिमाग में हाँ, आई सा समथिंग सिमिलर, राइट? देन यू स्टार्ट सर्चिंग इन गूगल और अदर थिंग्स, राइट? करेक्ट। करेक्ट। तो उतना लिमिटेड पर्पस तो वो सर्व करता है। इसका मतलब ये है कि जो ग्रुप्स आपके हैं उसमें लिटिल इनडिस्क्रिमिनेटली भी डालने में कोई दिक्कत नहीं है, राइट? नाउ दिस इज नंबर वन प्रोसेस। नाउ लेट्स गो टू द नंबर टू प्रोसेस, कि हम वन टू वन कम्युनिकेशन करें, एंड उसी में नीचे रिक्वेस्ट कर दें कि प्लीज व्यू इट एंड आई वांट टू हैव ए सीरियस डिस्कशन विथ यू एट योर कन्वीनियंस। लेट मी नो योर कन्वीनियंस, राइट? तो इसमें आप उसको प्रॉम्प्ट कर रहे हैं कि उसको बहुत अच्छा लगेगा तो ही में कॉल बैक, राइट? और यू आर क्रिएटिंग ए लीवे फॉर योर सेल्फ। आप अपने लिए वो एक एक विंडो क्रिएट कर रहे हो कि यदि वो नहीं करेगा तो सुबह नहीं किया तो शाम को आप उसको फोन लगाओगे। करेक्ट। और इस बात की भी संभावना है कि वो कहेगा यार नहीं यार हम देख ही नहीं पाए, तो देन यू कैन से कि यार देख लो एक बार, मैं से यदि वो 10 मिनट का है 5 मिनट का है तो मैं उतने देर बाद फोन लगाता हूँ, राइट? इसमें करेक्ट। एक काम और किया जा सकता है, राइट? अब आप YouTube पे जाएंगे तो उसमें एक ऑप्शन होता है, एक क्लिप का कैंची बनी होती है, आपने देखा वो? करेक्ट। करेक्ट। वो आपको इस बात को फोकस करती है कि आपके हिसाब से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है 1 मिनट की, क्योंकि इट इज ए मैक्सिमम 60 सेकंड का होता है, राइट? तो 60 सेकंड का वो पोर्शन जो आदमी को हिला दे और आपको लगता है कि दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज, उसको जो है आप वो करके उसका जो भी टाइटल डालना है, और उसके डिस्क्रिप्शन में भी आप बातें लिख सकते हैं, उसके ऊपर नीचे कहानी लिख सकते हैं, राइट? एंड वो चीज जो है देन यू कैन शेयर, राइट? स्निपिंग टूल, राइट? क्लिपिंग जिसको कहते हैं, यू हैव यूज वेरी राइट वर्ड, जो कैची है वो दैट इज कॉल्ड क्लिप, एंड द होल प्रोसेस इज कॉल्ड क्लिपिंग। और ये क्लिपिंग बड़ी पावरफुल है, क्यों? क्योंकि जब ये सामने वाले के पास पहुंचती है तो वो क्लिप को यदि देखता है तो उसमें उसको वही ऑप्शन होता है कि टू सी फुल वीडियो। तो यदि आपने सही हिस्से को क्लिप कर दिया तो इन लाल ऑल लाइकलीहुड ही विल सी फुल वीडियो। तो जो फुल वीडियो भेज रहा है वो एक बार वो पूरा भी भेज दो, और क्लिप जरूर भेजो, एंड ठीक। यू कैन क्रिएट एन नंबर ऑफ क्लिप्स, राइट? तो यदि या आपको उस पूरे मैसेज में दी चार
एक एक मिनट के यदि कहीं ठीक मैसेज पकड़ में आ रहे हैं तो उसकी 4 क्लिप बना लीजिए, राइट, एंड दोज 4 क्लिप देन कैन बी शेयर्ड। Correct. इज इट मेकिंग सम सेंस टू यू? Yeah. I got it. तो इससे क्या होगा कि यू विल सेव टाइम, राइट, Correct. एंड देन जो है यदि आपको लगता है कि वो चार्ज हो गया है तो इमीडिएटली उसे अपनी प्रोफाइल कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए। So that तो it will देयर कुड बी 2 वे ऑफ डूइंग इट। एक तरीका होता है कि आप जो है, पहला तरीका ये होता है कि आप उससे, जैसे मैंने कहा कि आप मुझे एसएमएस भेज दीजिए, राइट। दूसरा हमारे पास भी तरीका है कि आपसे हम कहें कि जो लोग भी थे जिनको आपने इनवाइट किया था उसकी कोई लिस्ट होगी, हमें भेज दीजिए, राइट। अब उन्होंने आधे अधूरे मन से कुछ तो सुना है, राइट, देयर इज नो हार्म कि मैं उनको क्लिप भेज दूं, राइट। लेकिन बल्कि आप हमें भेज भी दीजिए, मैं उन्हें अपना जो है ना प्रोफाइल भेज दूंगा उससे, तो दे कैन ऐड, और हम ये चाहेंगे कि वो आपकी प्रोफाइल से जुड़े, राइट। तो आपको अपनी प्रोफाइल, क्योंकि आपकी प्रोफाइल से जुड़ेंगे तभी आप चंद्रगुप्त बनेंगे। और जैसा मैंने एक्सप्लेन किया कि चंद्रगुप्त वो व्यक्ति है जो 18 अप्रैल तक, आज 9 अप्रैल हो गई है, 18 अप्रैल की शाम को चंद्रगुप्त का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, राइट। तो इस चंद्रगुप्त का, लेकिन चूंकि कर्नाटका में हमें सही पूरा समय, तो इस चंद्रगुप्त का हम यूज केवल उसे टिकट देने के लिए करेंगे। हालांकि ये एस्टैब्लिश प्रोसेस नहीं है, क्यों? क्योंकि हमें इसमें कम समय मिल रहा है, राइट, और हम उसकी एनर्जी को यूज करना चाहेंगे। तो हम इसकी जिस दिन वोटिंग है उसके एक दिन पहले इसका फाइनल मेरिट लिस्ट जारी करेंगे। तो अब हम जो है इसकी 2 मेरिट लिस्ट जारी करेंगे। एक मेरिट लिस्ट होगी जो चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट देने के लिए है, और इस सर्टिफिकेट का नाम हम कर्नाटका के लिए चंद्रगुप्त सर्टिफिकेट प्रोविजनल कहेंगे। इसलिए कहेंगे क्योंकि हमें समय ही नहीं मिला ना, हमने बहुत लेट निर्णय लिया, कुछ दिन पहले निर्णय लिया है, राइट। तो ये हमारी तरफ से त्रुटि रही, हमने जो है ये बहुत विलंब से निर्णय लिया, तो हमें लोगों को प्राइम करने का और इतने बड़े मकसद को तोड़ने का उतना समय नहीं मिला है, राइट। लेकिन इसमें एक फायदा भी है, जब लंबे समय तक आपको कोई करना हो तो आप थक जाते हो, और कई बार आप उससे मन भी उचट जाता है, हो जाता कि नहीं हो जाता है। ये इतने कम समय का है और कॉन्सेंट्रेटेड आउटपुट मिलने वाला है, तो आपको बहुत फायदा इस बात से मिलेगा, ठीक है ना। तो इसमें जो है हम एक फाइनल चंद्रगुप्त की लिस्ट केवल कर्नाटका के बारे में, अदरवाइज तो हम लोगों का जो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड पॉलिसी है कि जो कुछ भी हमें करना है वो जिस दिन चुनाव की घोषणा होगी उस दिन सब फाइनल लिस्ट जारी हो जाएगी, राइट। अब हमें इस टाइम में उनकी एनर्जी लगाना होगी। तो अब मुझे ये लग रहा है कि जो प्रक्रिया अभी मैं आपको समझा रहा हूं, इसी प्रक्रिया को हम थोड़ा सा स्टैंडर्ड कर दूं। इसलिए स्टैंडर्ड कर दूं क्योंकि नहीं तो लोग बाग जो है वो काम इस दौरान प्रयास नहीं करेंगे, और इस दौरान प्रयास जरूरी है। तो आपसे बात करते ही करते मैंने ये निर्णय लिया है कि अब हम इस प्रक्रिया को स्टैंडर्ड कर देंगे। इसका स्टैंडर्ड का मतलब ये निकल रहा है कि अब हम जो है हर केस में एक प्रोविजनल चंद्रगुप्त की लिस्ट ड्रॉ करेंगे, वो उस दिन होगी जिस दिन चुनाव डिक्लेयर होगा, और एक फाइनल लिस्ट ड्रॉ करेंगे जिसमें मेरिट लिस्ट होगी। और चूंकि इसकी ट्रेंडिंग में जाके आप खुद देख सकते हो कि हर दिन क्या हो रहा है, ठीक है ना। मतलब आपसे आगे कौन है, आपसे पीछे कौन है, ये हम बड़ी आसानी से देख सकते हैं, राइट। तो इट इज ए वेरी ट्रांसपेरेंट प्रोसेस, और यदि आप कंपटीशन में हैं तो आपको एनर्जी बढ़ाते जाना है, राइट।
जिससे यदि आप नंबर 1 पे आ गए तो 13 मई को आप कर्नाटका के मुख्यमंत्री होंगे। ये बात आप समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ, वो तो मैंने आपसे कल भी पूछा था और क्वेश्चन अभी भी डाउटफुल है, बट नहीं लेकिन हाँ, आई नहीं नहीं, लाइक क्या दैट क्राइम फ्री मिशन। नहीं, ये आपने क्या क्वेश्चन पूछा था और क्या डाउटफुल है? एक बार इस क्वेश्चन को फिर से पूछो। ये इसका वर्किंग मॉडल क्या क्या रहेगा, मतलब ये थोड़ा अनरियलिस्टिक लग रहा है मेरे नहीं, को, सॉरी फॉर ये दैट। 200% अनरियलिस्टिक नहीं है। एक तो मैं ये बता दूं कि मैथिली शरण गुप्त ने हम्म 20 सितंबर 2020 को एक ड्राफ्ट कानून गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा है, हम्म जिसका हमने निक नेम दिया है डिजिटल चित्रगुप्त, और हम्म जिसका प्रॉपर नाम है बड़ा, हम्म वो है नेशनल अथॉरिटी फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल असिस्टेंस इन इन्वेस्टिगेशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम अंडर एंट्री 65C शेड्यूल 7 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हम्म और ये लिस्ट जो बन होती है, ये भारत सरकार की जिम्मेवारी होती है। तो हम्म इसका कानूनी ढांचा जो है वो उस कानून के तहत बनेगा, और वो जो है संविधान की लिस्ट बन की एंट्री 65C के तहत होगा। और इसके बारे में पूरा विधान बजा के आज नहीं भेजा है, कब भेजा है? 22। 30 सितंबर 2020 को, हम्म राइट, 2.5 साल पहले। हम्म क्लियर? अभी ये भारत सरकार के विचाराधीन है। क्लियर? हम्म लेकिन मुझे पक्का मालूम है कि वो इसे नहीं करेंगे। तो आपको ये जान के ताज्जुब होगी कि 2020 में ही हमने 12 स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन कंडक्ट की हैं, जो पूरे, आप लोग तो शायद स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का नाम आपने सुना होगा, बीइंग टेक्नोक्रेट, सुना या नहीं सुना है? डिजिटल इंडिया सुना है, स्मार्ट इंडिया नहीं। नहीं नहीं नहीं, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन। डिजिटल इंडिया इज ए आउटपुट। क्या है? आउटपुट है, राइट, कि हाँ हमें अपने डिजिटल नॉलेज को डिजिटल प्रोडक्ट बना के डिजिटल इंडिया क्रिएट करना है। तो हमारे खुद के प्रोडक्ट होना चाहिए, हमारे खुद की प्रोसेसेस होना चाहिए, खुद के ऐप होना चाहिए, खुद के वो, दैट इज द डिजिटल इंडिया। मतलब थिंग्स, डिजिटल थिंग्स प्रोड्यूस बाय द इंडिया इज द डिजिटल इंडिया, राइट। जिसमें कल पुर्जे के साथ जो है शेर को दिखाया गया है, राइट, जिसमें आगे बहुत सारे गियर वियर करते हुए, दैट इज द सिंबल विच हैज बीन यूज्ड फॉर द डिजिटल इंडिया। हम्म स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन एक कॉम्पिटिटिव प्रोसेस है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ही ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के द्वारा, जिसको मानव संस्था कहते हैं, उसके द्वारा जो है जारी किया गया है, उस मिनिस्ट्री के द्वारा, ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री के द्वारा जारी किया गया है, मानव संसाधन मिनिस्ट्री के द्वारा, राइट। हम्म और ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया जाता है, और पूरे भारतवर्ष के सभी यूनिवर्सिटीज के जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो कि रिसर्च कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, दे कैन पार्टिसिपेट। और फिर उनके सॉल्यूशंस को जो वो प्रोड्यूस करते हैं, कई 2-3 लेवल पे उनका रिव्यू होके फाइनली जो है उसमें विनर घोषित होता है, जिसे 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाता है। तो हमने जो है 12 लाख रुपए का इनाम जो है बांटा है फॉर क्रिएटिंग सॉल्यूशन अंडर स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन। हम्म तो क्राइम फ्री भारत ने में सिटिंग डीजी पुलिस रिफॉर्म मध्य प्रदेश मैथिली शरण गुप्त के नेतृत्व में 12 स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन की हैं, जिसमें जो मैं कह रहा हूं उसके मॉडल्स रेडी हैं, राइट। अब बहुत सारे लोगों से जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, उनसे बातचीत के दौरान और अदरवाइज ढेर सारे मॉडल्स क्रिएट किए गए हैं, जैसे क्राइम फ्री भारत एग्रो मॉडल, जो कह रहा है कि कैसे भारत का एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, भारत से जो जितने भी रासायनिक विष हैं वो विलुप्त हो जाएंगे, राइट। तो मुझे लगता है कि इस पार्ट पे हम अलग से बात करेंगे, और इस पे हम वीडियो पे बात करेंगे, जिससे अपना अभी वो जो मछली की आंख है वो विलुप्त ना हो जाए।
देखो, प्रॉब्लम क्या अच्छा कानून बनाने में प्रॉब्लम हो सकती है? वो प्रॉब्लम तो नहीं हो सकती है। हम्म, हम लोग बैठ के यदि कानून में जो गड़बड़ियां हैं, ये जो क्राइम फ्री भारत के 5 इंटेंशन हैं, उसके दी कंफॉर्मिटी में कानून बनाने में कितनी दिक्कत लगेगी, कितना समय लग जाएगा? बहुत ज्यादा लगेगा तो 1 महीने लग जाएगा। हम्म, यदि इस बात के लिए डेडिकेटेड टीम बना के और फिर पब्लिक में डिस्कोर्स करके, चंद्रगुप्त से डिस्कोर्स करके कानून को हम्म, फाइनल शेप दे सकते हैं, राइट? नंबर 1। हम्म, नंबर 2, कानून बनने के बाद भी हम हर 6 महीने उसे रिव्यू करके जो हमको टीथिंग प्रॉब्लम्स आएंगी, जो हमें और सुझाव आएंगे, उससे रिफाइन कर देंगे। हम्म, ये कोई दूसरे के हाथ का कंट्रोल तो है नहीं। यहाँ हम्म, तो आपको किसी नेता को समझाना नहीं है। आप करेक्ट। चाणक्य हैं और चंद्रगुप्त आपके हैं, और वो 21 लक्षों से बधे हुए हैं, और इन्हीं 21 लक्षों ने उनको आज जो है चंद्रगुप्त बनाया है, आज उनको मुख्यमंत्री बनाना है। तो यहाँ पर वो मुख्यमंत्री सम्राट नहीं है, उसके पीछे खड़ा हुआ जो चंद्रगुप्त है, जो 21 लक्षों को जो है ना नीचे जमीन पर उतारने के लिए खड़ा हुआ है, वो बड़ा है। हम्म, यहाँ चाणक्यों की टीम बड़ी है। लेकिन कुछ देर के लिए अपन इम्प्लीमेंटेशन को बैकग्राउंड में रख देते हैं, क्योंकि देखो टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप लर्निंग एल्गोरिदम, अब ये बच्चों बच्चों का खेल है। तो टेक्निकल मॉडल्स, टेक्निकल फिजिबिलिटी क्रिएट करना यदि आप सोच सकते हैं, तो उसके लिए कोड लिखना कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, ये बच्चों का खेल है। हम्म, मॉडल बनाना ज्यादा बड़ा काम है, कोड लिखना बड़ा काम नहीं है, राइट? और हम्म, जैसे हर सॉफ्टवेयर के वर्जन्स होते हैं, तो जो जो चीजें और समझ में आएंगी उनको जोड़ते जाएंगे। इज इट हम्म, डिफिकल्ट? तो नो इट्स नॉट। तो मुझे क्या लगता है कि ना तो कानून बनाना मुश्किल है, और ना ही टेक्नोलॉजी, और ना ही प्रोसेसेस बनाना जो है ना मुश्किल है। यदि हम्म, कोई चीज मुश्किल है तो वो है इंटेंट। हमारे राजनेताओं ने दुष्टतापूर्वक आपके ऊपर वो कानून थोप के रखे हैं, जो अंग्रेजों की डिक्लेयर्ड पॉलिसी के तहत, जिसमें आपको ह्यूमिलिएट करना, आपको इंसल्ट करना, हम्म, आपको महत्वहीन, हीन भावना पैदा करना, हम्म, उसका इंटेंट था। मतलब उससे जो और कुछ हासिल करना चाहते हैं वो सेकेंडरी है। उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, उनकी हर एक्टिविटी का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था कि हर भारतीयों को हीन घोषित करो। सुपीरियरिटी ऑफ द ब्रिटिशर्स एंड इन्फीरियरिटी ऑफ द इंडियंस स्लैब, इसको इस्टेब्लिश करना उनका इंटेंट था कि नहीं था? हम्म, तो यस। ऐसे कानून को, जिसका बनाने का मैंसरिया, बनाने की सोच ही इतनी घटिया हो, उस कानून को क्या हमारे इन दुष्ट राजनेताओं को अपने लोगों पर थोपना चाहिए था क्या? हम्म, नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, थोपना चाहिए था क्या? उस टाइम का क्या कंडीशंस आया है तो देखो, मैं कमेंट ये नहीं, बट ये लेकिन हाँ अभी ये दिस नहीं इज द नहीं, टाइम राजदीप, दैट कैन बी राजदीप डिफॉर्म। राजदीप राजदीप, हम्म, ये कह के हम बच नहीं सकते। मतलब हम्म, ये दिस इज ए एस्केपिस्ट टेंडेंसी कि भैया कुछ रहा होगा। अरे, अधिकांश लोग इनमें से वकील थे, इन्हें जनता की बैरिस्टर। पीड़ा याद होना चाहिए थी। बैरिस्टर थे, महात्मा गांधी भी बैरिस्टर थे, सरदार पटेल भी बैरिस्टर थे, नेहरू भी थे। अधिकांश लोग थे, वकील पेशा के लोग बहुत थे। हम्म, तो उनके जेहन में, बाबा राव अंबेडकर जी, उनके जेहन में ये प्रायोरिटी होना चाहिए थी। अच्छा चलो, मान लिया आपने कानून आनन फानन में जल्दी से बना दिया, तो उसमें अमेंडमेंट की प्रोसेस थी कि नहीं थी? हाँ, है ना। उसका पालन आप कर सकते थे। हम्म, आपने तो जो संविधान को अडॉप्ट किया, कितना अच्छा था, कितना बुरा था, कहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से 80% हिस्सा लिया, ये सबको भी 2 मिनट के लिए भूल जाएं। जैसा भी संविधान था, आपने तो संविधान की मंशा का भी पालन नहीं किया। जबकि उसमें, संविधान में 2 महत्वपूर्ण हिस्से हैं। एक हिस्सा है फंडामेंटल राइट, और दूसरा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। मेरे ख्याल से इतना संविधान की जानकारी तो होगी आपको, है कि नहीं? हम्म, है। हाँ थोड़ा। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या कहता है कि संविधान के दिशा निर्देश, कहेंगे अपन को, डायरेक्टिव पॉलिसी मीन्स दिशा निर्देश।
हमारे इन दुष्ट राजनेताओं ने तो इतने दुष्ट हैं कि अपने राजनीतिक लाभ के लिए, अपना वोट बैंक बनाने के लिए इन व्यक्तियों ने दुष्टतापूर्वक संविधान के निर्देशों का पालन नहीं किया। आर्टिकल 44 जो है वो कहता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, और आपका संविधान 1950 में लागू हो गया है। फिर आप ये बताइए कि आप 1956 में हिंदू मैरिज एक्ट कैसे ला सकते थे? हिंदू इनहेरिटेंस एक्ट कैसे ला सकते थे? इज इट नॉट ए कम्युनिटी एंड रिलीजन स्पेसिफिक? क्या ये संविधान की उसका उल्लंघन नहीं है? तो अभी अपन डिस्कोर्स ना करें, मैं सब इतना ही चंद लाइनों में कहना चाहता हूं कि इन लोगों ने जैसा भी संविधान बनाया उसका भी पालन नहीं किया, राइट? और अकेला पालन नहीं किया बल्कि असंवैधानिक कृत्य भी किए। जैसे आर्टिकल 35A, आज जो पंजाब में, जो कश्मीर में जितनी भी प्रॉब्लम हुई वो आर्टिकल 370 के कारण नहीं हुई हैं, वो आर्टिकल 35A के कारण हुई हैं। जो डिस्क्रिमिनेशन किया गया, जो भेदभाव किया गया, जो वहाँ पे स्टेट की अलग से सिटीजनशिप वाला फंडा डाल दिया गया, लोगों को जो है ना वहाँ के वोटर लिस्ट में नहीं आने दिया गया, ये सब काम जो है आर्टिकल 35A के माध्यम से आया, जिसे जवाहरलाल नेहरू ने असंवैधानिक तरीके से प्रेसिडेंट के नोटिफिकेशन से जारी किया। तो मैं आपसे बहुत छोटी बात पूछना चाहता हूं कि क्या हमारा संविधान राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है क्या कि वो संविधान में कोई आर्टिकल डाल दे? नहीं देता है। संविधान में कोई भी चीज जुड़ने के लिए संविधान का संशोधन करना पड़ेगा, और जिसके लिए आर्टिकल 365 है। आई विल रिक्वेस्ट यू कि आजकल गूगल में हर चीज अवेलेबल रहती है, यू कैन सर्च इट आउट एंड यू कैन रीड। आर्टिकल 35A नेहरू ने छिपा के बिना पार्लियामेंट में भेजे, राजेंद्र प्रसाद जी उस समय प्रेसिडेंट थे, उन पर दबाव बनाया। राजेंद्र प्रसाद ने जवाहरलाल नेहरू की बात नहीं मानी और उन्हें पत्र लिखा जिसमें उन्होंने 8 कारण लिखे कि इन 8 कारणों से आपने जो ये मुझे आर्टिकल 35 भेजा है इसे नोटिफाई नहीं किया जा सकता है। आपको मालूम है जवाहरलाल नेहरू ने उसका क्या जवाब दिया? बहुत छोटा सा जवाब दिया, लिखित जवाब है वो, कि मैं आपके सभी 8 बातों से सहमत हूं, यह हमारी प्राथमिकता है, इसे आप जारी करें, हम चाय पर आपसे अनौपचारिक चर्चा कर लेंगे। मैं आपसे कह रहा हूं, जो ये लेटर है जवाहरलाल नेहरू का, क्या ये बहुत ही असंवैधानिक, बहुत ही घटिया, बहुत ही गलत है कि नहीं है कि आप देश के प्रेसिडेंट से ऐसा काम करा रहे हैं जो संविधान की भावना के विरुद्ध है, संविधान असंवैधानिक है, और आप उसे करा ले गए और फिर आपने उसे छिपाया, आपने उसे संविधान की किताबों में नहीं छापा, उसको कई बार उसे रूल 35A कहा, मतलब आपने उसे छिपाया और आपने बिना पार्लियामेंट जाए ये किया। इसका मतलब है आप डरे हुए थे, आप ऐसा कोई घटिया काम कर रहे थे जो आप अपने ही लोगों से चर्चा नहीं करना चाहते थे। और उस समय जबकि नेशनलिज्म पराकाष्ठा पे था कि नहीं था? जब आप स्वतंत्र हुए उस समय से का जो राष्ट्रीयता थी उससे ज्यादा राष्ट्रीयता तो कभी नहीं हो सकती है, और लोगों ने इतना सफर करके फ्रीडम पाया था। यदि आप कोई बहुत अच्छी बात कह रहे थे तो हर कोई आपका साथ देता कि नहीं देता? तो वो क्या डर था कि आप जिसके कारण आप इस चीज को छिपा के किए? तो इन लोगों ने आप बताइए, संविधान कहता है कि, और वो ये फंडामेंटल राइट है आपका, कि नोबडी कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट, क्रीड, रेस और रिलीजन। ये फंडामेंटल राइट है आपका। कितने कानून जो अंग्रेजों ने पहले बनाए थे इस भावना के विपरीत, उन्हें सबसे पहले रिपील हो जाना चाहिए था कि नहीं हो जाना चाहिए था, जिसमें वक्फ बोर्ड एक्ट वगैरह भी है। और उसको तो छोड़ो, जो अंग्रेजी के बने थे वो तो उन्होंने अडॉप्ट कर ही लिए बिना इस किसी प्रिंसिपल को अप्लाई किए। इसके बाद इन्होंने खुद जो है संविधान की भावना के विपरीत ढेर सारे कानून बनाए। तो ना तो इन्हें संविधान का दिशा निर्देश महत्वपूर्ण था
और ना ही इनको लिए और कोई दूसरी चीज महत्वपूर्ण थी। हम्म, राइट। अब ये चर्चा बहुत आगे निकल जाएगी, इसको अपन समेट लेते हैं। एक बात कह के कि हम अपनी जिम्मेवारी से नहीं बच सकते हैं कि उस समय के क्या हालात थे। हम्म, उस समय के हालात ये थे कि आपने जो संविधान का ड्राफ्ट खुद बना के जो दिया था, 7 लोगों ने ड्राफ्ट बनाया था, ये कहीं पे नहीं आने दिया गया कि संविधान का ड्राफ्ट पहला किसने दिया है। जिस ड्राफ्ट को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने चर्चा किया है, वो उनके हाथ में वो ड्राफ्ट आया कहां से है, ये भीमराव अंबेडकर जी बताएंगे क्या? ये बात क्यों छिपाई गई? जानते क्यों छिपाई गई? 7 लोगों ने मिलकर वो ड्राफ्ट बनाया था और उसमें 80% हिस्सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का है, जो अंग्रेजों ने भारतीयों को जो है ना शासन करने के लिए बनाया था। क्या हमें 80% हिस्सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से एज इट इज ले लेना चाहिए था क्या? बिल्कुल नहीं लेना चाहिए था। राइट। तो ये बात, अच्छा चलो, इसको छिपाया क्यों गया? अच्छा, जब आपका देश जो है इतने बड़ी भयंकर उससे गुजर रहा था, ये कॉमनल वायलेंस, ये वो बहुत सारी चीजें हो रही थी, जवाहरलाल नेहरू जिसके हाथ का ड्राफ्ट बनाया था, वो हर जो है ड्राफ्ट कमेटी की जो मीटिंग में रिलीजियसली प्रेजेंट रहे। तो क्या प्राइम मिनिस्टर को उस समय देश के हालातों पे फोकस करना चाहिए था या ड्राफ्ट के ऊपर? क्योंकि आपको तो हर चीज मालूम ही है। यदि लोगों से चर्चा करके यदि ड्राफ्ट में कुछ उल्टी सीधी चीजें अमेंड हो जाती तो फाइनली आपको प्रेजेंटेशन दिया जाता कि साहब आपका ये था, अब ये किया गया है, थोड़ा डिलीब्रेशन के बाद उसमें फाइनल बना लेते। इसका मतलब है कहीं माननीय जवाहरलाल नेहरू के दिमाग में भ्रम था कि हमें जो प्रोजेक्ट दिया गया है कि संविधान आपका ऐसा ही बनना चाहिए, वो कहीं गड़बड़ ना हो जाए और देश में आग लग जाए, इसकी चिंता जवाहरलाल नेहरू को नहीं थी। अंग्रेजों का जो आदेश था कि संविधान ऐसा बनना चाहिए, वही संविधान बनाना था। ये बात संविधान तो बाबा साहेब ने बनाया ना, नहीं उनको नहीं बनाया बनाया। है। आप देखो मैं आपको बताऊं, आप इसको जो है गूगल पे करिए तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट मिलेगी, और वो कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट इतनी डिटेल में है कि अब फलाना व्यक्ति खड़ा हुआ, उसने कहा कि थैंक यू, उसने कहा बैठ गया, मतलब वो अकेला कंटेंट नहीं है बहस का, इट इज ए वर्बेटम प्रोडक्शन की हुआ क्या है। तो जिस चीज पे आप चर्चा कर रहे हैं, वो ड्राफ्ट बाबा राव आम्बेडकर के हाथ में कहां से आया? वही मैं आपको बता रहा हूं जानकारी, कि वो 7 लोग जो है ना मिलके बनाया था वो ड्राफ्ट, और वो ड्राफ्ट जो है उसके सरगना थे नेहरू जी, और वो ड्राफ्ट अंग्रेजों ने बना के नेहरू जी को दिया था। और यही कारण है कि आपके संविधान में आपको सॉवरन रिपब्लिक कहा ही नहीं गया है, यू हैव बीन सेड यूनियन ऑफ स्टेट। आपका जो आर्टिकल नंबर 1 क्या होना चाहिए था कि इंडिया इज ए यूनियन ऑफ सॉवरन स्टेट, रिपब्लिक एंड सॉवरन स्टेट कहना चाहिए था कि नहीं कहना चाहिए था? तो ना तो आप रिपब्लिक थे ना सॉवरन थे। क्यों? क्योंकि ये वर्ड जो है अंग्रेज आपको क्यों डालने देते? ये शब्द सबसे पहले आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था? जो आप प्रेम्बल कह रहे हैं, ये मेन संविधान का हिस्सा होना चाहिए था कि वी आर यूनियन ऑफ सोवरन स्टेट्स, और रिपब्लिक, और इंडिया इज सोवरन रिपब्लिक ऑफ एन यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो इसको देश को तो जो है ना देश कहा ही नहीं गया, इसको तो जो है ना कलेक्शन ऑफ स्टेट कहा गया। ये बहुत मायने रखती है बातें, ये छोटी छोटी बातें। और इसमें दिमाग अंग्रेजों का चला है, दिमाग नेहरू का नहीं चला है। इस देश को डिवाइड करने का जो एग्रीमेंट है, ना वो जिन्ना ने बनाया, वो ना नेहरू ने बनाया, वो माउंटबेटन ने बनाया था। और आपको ये मालूम है क्या कि इस संविधान के जो जो एग्रीमेंट साइन हुआ है, इसमें जिन्ना और नेहरू सामने ही नहीं थे। तो ये सिर्फ एक कपोल कल्पना है कि जिन्ना अड़ गया और मेरी बात नहीं मानी और फिर मुझे जो है ना वो उनकी बात मानना पड़ी। ये कपोल कल्पित बात है। वर्किंग कमेटी में आने के पहले नेहरू जी ने शिमला में आपके भारत के विभाजन का एग्रीमेंट साइन किया था, और उसमें जिन्ना उपस्थित नहीं थे, क्योंकि माउंटबेटन जब जो है दिल्ली से शिमला गए
तो एडमिना को ये जिम्मेवारी दी कि आप नेहरू को और जिन्ना को लेके आओ शिमला। तो एडमिना ने ये बात पूछी कि दोनों को साथ लाना है या दोनों को अलग अलग लाना है। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा दोनों को अलग अलग लाइए। जब नेहरू शिमला पहुंचे तो उनके सामने भारत के विभाजन का एग्रीमेंट रख दिया गया और कहा गया इस पे साइन करो। तो नेहरू जी ने कहा कि भाई मैंने तो इसे वर्किंग कमेटी में डिस्कस ही नहीं किया है। तो उन्होंने कहा कि भाई साइन करो आप, नहीं तो ये जो पेपर हैं, जो कुछ फोटोज हैं, ये कल पब्लिश हो जाएंगे। और यू कैन इमेजिन कि वो इतने आपत्तिजनक फोटो थे जिससे कि नेहरू जी हिल गए, राइट। वो एडमना के और नेहरू के कुछ बहुत अंतरंग फोटोग्राफ थे जिसने नेहरू जी को हिला दिया और नेहरू जी ने उस पर साइन कर दिए, राइट। इसके बाद जिन्ना आए, जिन्ना को तो बिन मांगे मुराद मिल गई, उन्हें तो साइन करना ही था, राइट। अब आप ये मुझे बताइए, ये क्या प्रचारित नहीं किया गया कि जिन्ना अड़ गया और फिर ये हुआ फिर वो हुआ, राइट। जो गांधी जी खुद जो है ये कह चुके थे कि भारत का विभाजन मेरे सौ पे होगा। जब एक विभाजन एग्रीमेंट पे साइन कर दिया और वर्किंग कमेटी के अधिकांश लोग बहुत नाराज थे उस बात को लेके, तो सीमांत गांधी ने, टंडन ने तो बहुत खुल के बहुत सारी बातें कही इसके खिलाफ कि नहीं, भारत का डिवीजन नहीं होगा। जब गांधी जी का कहने का टर्न आया तो जानते गांधी जी ने क्या कहा? भाइयों देखिए, आपकी जो वर्किंग कमेटी है उससे बेहतर तो कमेटी हो नहीं सकती है। जो उन्होंने निर्णय लिया है वो ठीक ही लिया होगा। हम सबको वर्किंग कमेटी का जो भी निर्णय है उसे मान्य करना चाहिए। एक मिनट। ओ थैंक यू। नहीं मैं डाल लूंगा, हाँ ले आओ। तो राजदीप, मैं आपको थोड़ी देर से फोन लगाऊंगा, बल्कि जब मैं जर्नी में रहूंगा तो फोन लगाऊंगा। और हम ज्यादा फोकस अभी जो है इन डिस्कशन पे ना करें। ठीक ठीक। हमारा अभी पूरा डिस्कशन फोकस होना चाहिए। देखो, ये तो आप मान लोगे कि मैं दूध पीता बच्चा हूं क्या? नहीं हूं। इतने साल का एक्सपीरियंस है और जहां भी रहा हूं, आपके पिताजी बता देंगे कि मैथिली शरण गुप्त ने वो चीज पाई है, चाहे वो प्रोबेशनर रहे हो या चाहे वो डीजी रहे हो। मतलब ईश्वर की कृपा से ना तो किसी वरिष्ठ ने, ना किसी कनिष्ठ ने, ना किसी नेता ने मैथिली शरण के विजन को जो है ना कुंठित करने की और उसे रोकने की हिम्मत नहीं की है। ये मेरे ख्याल से भारत का और कोई दूसरा ब्यूरोक्रेट शायद कहने की स्थिति में, मुझे तो नहीं लगता है कि है। मतलब मेरा कोई भी साथी, मेरा और कोई भी कुलीग जो है, इस बात को इस अंदाज में कहने की स्थिति में नहीं है, राइट। और हमने बहुत सारा टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन किया है। इवन इन कश्मीर वी क्रिएटेड स्पेक्ट्रम ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस, और उसको हमने बहुत प्रभावी ढंग से वो किया है। एंड वी लिक्विडेटेड एन नंबर ऑफ द टेररिस्ट विदाउट एनी लॉस टू आवर पीपल। तो चाहे वो पुलिसिंग में टेक्नोलॉजी हो या देश के लिए टेक्नोलॉजी हो या कानून हो, उस सब का ढेर सारा अनुभव है। तो मुझे क्या लगता है कि यदि इस समय हम कैसे होगा, क्या होगा, इस पे विचारण करेंगे तो समय जाया होगा, राइट। दूसरी बात यह है कि यदि कुछ उसमें कमी भी है तो उस विदेशियों को थोड़ी दूर करना है, चर्चा करके उसे और अच्छा बनाया जा सकेगा। इज इट ए फाइनल प्रोडक्ट? फाइनल तो होता नहीं है, और फाइनल कभी नहीं, और फाइनल कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि चाहे सॉफ्टवेयर हो या कानून हो, उसके वर्जन्स निकलते रहते हैं। उसको एज पर द रिक्वायरमेंट नेक्स्ट वर्जन जारी किया जाता है, पैचेज जारी किए जाते हैं, जिससे जो दिक्कत होती हैं उन्हें दूर कर सकते हैं। लिहाजा एक बात से आप पूरी तरह सहमत होंगे
कि ये महत्वपूर्ण ही नहीं है कि हम नट एंड बोल्ट्स की बात करें। हाउ टू इम्प्लीमेंट इट, इसकी बात करना मूर्खता है, क्योंकि आपके राजनेताओं का तो ये चिंतन और सोच का हिस्सा ही नहीं था, इसलिए ये जमीन पे नहीं उतरा। उनका तो चिंतन, और वो आपको मूर्ख बना के, वोट बैंक बना के, कानून की और संविधान की व्यवस्था के विपरीत आचरण कैसे करें, ये उनका जो है ना सोच का हिस्सा था। एक चपरासी यदि सच्चरित्र होना चाहिए तो जो है, जो टिकट लड़ रहा है वो सच्चरित्र क्यों नहीं होना चाहिए? और ये आप सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद, इलेक्शन कमीशन की रिक्वेस्ट के बाद भी आप नहीं कर रहे हो, तो ये तो शुद्ध जो है ना दुष्टता कहलाई ना। यदि आपके दिमाग में ये चिंतन नहीं आया तो जो दूसरा कह रहा है फिर मनन करके अपन को प्रायोरिटी मानना चाहिए। इसका मतलब है कि आप सोची समझी साजिश के तहत आपने अपने देशवासियों के ऊपर वो घृणित कानून थोप के रखे हैं, जहां उसकी सुनवाई नहीं होती है, जो जिसकी विधिक जिम्मेवारी है, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो भी पूरी नहीं की जाती है। डू यू एग्री विद दैट? करेक्ट। तो मेरा, राजदीप, आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि हम अपनी विद्वत्ता चंद्रगुप्तों को जिता के इसके बाद करें ना, क्योंकि जो भी नियम कानून टेक्नोलॉजी है उसका सबसे पहले लाइव डेलीकोर्स और मल्टीपल जो है डिस्कोर्स एंड डेलिबरेशंस पब्लिक के साथ होगा, एंड पब्लिक के जिसमें एक्सपर्ट्स भी आएंगे, और उनके बाद जो है देन इट विल बी रिफाइंड वर्जन विल बी टेकन टू द चंद्रगुप्त, राइट? चंद्रगुप्त को भी अपनी बात कहने का और सुझाव देने का हक रहेगा, राइट? और इसके बाद उसके जो अच्छे सुझाव होंगे उससे और उसको रिफाइन करते हुए विधानसभा और पार्लियामेंट में कानून बना दिया जाएगा। उसके लिए चूंकि पूरी चर्चा, पूरी बहस पहले हो चुकी है, तो फिर पार्लियामेंट का काम कितना रहेगा? हाँ की जीत हुई, ना की हार हुई, और इसे पारित किया जाता है, इतना ही रह जाएगा। क्योंकि जो काम पार्लियामेंट के अंदर होना चाहिए था वो तो पार्लियामेंट के बाहर हो चुका है, पब्लिक के साथ और बाकी लोगों के साथ। हो गया कि नहीं हो गया है? तो अब पार्लियामेंट बहस के लिए क्या जगह है क्या? मतलब ज्यादा नहीं रह जाती है। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर जो चंद्रगुप्त बैठे हैं उनसे तो लाइव डिस्कोर्स हुआ है पहले, राइट? और फिर थोड़ा बहुत यदि डिस्कोर्स की जरूरत है तो वो होके वो कानून बन जाएगा। तो डुएबिलिटी तो कहीं पे प्रश्न बनती नहीं है मेरे ख्याल से। इतने डेलिब्रेशन से आप इतने जरूर स्पष्ट हो गए होंगे कि इवन यदि कहीं पे कुछ पैचेज की जरूरत है तो वो लगा लिए जाएंगे, नंबर 1। नंबर 2 जो है, हर 6 महीने में उसका रिव्यू करेंगे। कोई दिक्कत है क्या? नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है व्हेन यू आर इन तो मेजॉरिटी। बट मैं क्या कह रहा हूं, चंद्रगुप्त आपके ही होंगे। जब सभी राजनीतिक पार्टियों के राजनेता पराजित हो जाएंगे, जो कि इस मॉडल में उनका ना पराजित होना असंभव है, यदि हम केवल अपने अपने सदस्य संकल्प को पूरा करें। और आपको अपने सदस्य में क्या करना पड़ रहा है? अपने लोगों के बीच में जा रहे हैं आप, आम आदमियों को नहीं जा रहे हैं, जिनसे आप वर्षों से जुड़े हुए हैं। और ये तो हमने मॉडल इस ढंग से बनाया है क्योंकि वो वैदिक ज्ञान के तहत बनाया गया है। हमने आपको उसको प्रैक्टिकल डायमेंशन भी समझाया है कि 90% लोगों को किसी को भी नहीं जोड़ना है। 100 करोड़ में से 90 करोड़ को जो 9वें दिन जोड़ रहे हैं उनके पास दिन ही नहीं बचा है, तो उन्हें किसी को जोड़ना है क्या? तो कितना आसान हुआ। और 9 करोड़ लोग, जो कि 100 करोड़ का कितना परसेंट हुआ? 9%, राइट? तो केवल 9% लोगों को ही, 90% को किसी को नहीं जोड़ना है। केवल 9% लोगों को, 100 करोड़ के 9% लोगों को ही 10-10 लोगों को जोड़ना है, राइट? फिर जो है 0.9% को जो है वो 20 लोगों को जोड़ना है, और 0.09% को ही 30 लोगों को जोड़ना है, और 0.009% को ही 30 लोगों को जोड़ना। तो कितने जीरो लगते जा रहे हैं, उनकी संख्या कुछ नहीं बचती है। बात मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो? सो दैट इज, यदि हम अपने परिवार के लोगों को जोड़ ले रहे हैं, अकेले अपने परिवार के और अपने रिलेटिव को, तो 99%, 99 करोड़ का खाता पूरा हो जा रहा है। तो हम दूसरों को समझाने की बजाय पहले अपने लोगों को जोड़ो ना। तो जो आपका जो जोड़ना होना चाहिए, आप अपने मम्मी पापा, पत्नी और अपने बच्चों को जोड़िए। और यहाँ पे हमने
उम्र नहीं रखी है, मतदाताओं का नहीं है, तो बच्चे भी जुड़ सकते हैं, उनके स्कूल गोइंग बच्चे भी जुड़ जाएंगे। बात समझ रहे हैं ना आप? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये यदि उनके पास मोबाइल है इंडिपेंडेंट, तो ऐसे सभी बच्चे जुड़ सकते हैं जो जिनके पास अपना इंडिपेंडेंट मोबाइल है। करेक्ट? करेक्ट। क्यों? क्योंकि बच्चे तो यहां सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बच्चे के सामने तो पूरा भविष्य है। हम लोग तो जो है आज के अनुभवों से, खट्टे मीठे से बहुत कुंठित हो गए हैं, अपने बारे में ही सोचते हैं ये हो ही नहीं सकता है, तो हम लोग ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है ना? तो आप ये बताओ, इसकी डुएबिलिटी कितनी आसान है। 90% को किसी को नहीं जोड़ना है, केवल 9% को ही 10 लोगों को जोड़ना है। और 10 लोग कितने हुए? 4-5 लोग तो आपके फैमिली के हो गए, 2-4 लोग अपने मित्र पड़ोसी जोड़ लो तो 10 हो गए, 99% का कोटा कंप्लीट हो गया है। तो क्यों कठिन है ये? अच्छा, दूसरी बात यह है कि आपने जो लक्ष्य रखे हैं वो हर भारतवासी के लक्ष्य होना चाहिए। यदि आपको टैक्स फ्री भारत मिल सकता है तो टैक्सेशन के बर्डन से क्यों आपको जो ना, आज हम और आप सभी टैक्सेशन के बर्डन से त्रस्त हैं कि नहीं है? हम कहें चाहे ना कहें, जब हम होटल में जाते हैं तो चोरी नजर से देखते हैं कि इसकी रेट क्या है, और फिर धीरे से कहते हैं नहीं नहीं ये खराब है, पिछली बार हमने लिया था अच्छा नहीं है, क्योंकि उसके रेट में लिखा हुआ 2,000 रुपए, राइट? और लगता है यार 2,000 रुपए ढेले होंगे और उसके ऊपर 18% का जो है ना टैक्स लग जाएगा, तो वो जो है ना 2,500 हो जाएगा। यार ये फालतू का एक डिश के लिए 2,500 क्यों खर्च किए जाएं? डू यू एग्री विथ मी और नॉट? तो चाहे हम बच्चों से ना कॉन्फेस करें, लेकिन कहीं ना कहीं वो टैक्स और डिसीजन मेकिंग में रिफ्लेक्ट हो रहा है। आप जो चाह रहे हैं वो नहीं कर रहे हैं, बिकॉज यू फील कि साहब जो है ना ये अफोर्डेबल नहीं रह गया है, जो बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं, तो बेचारा छोटे मोटे व्यक्ति के लिए तो कुछ भी अफोर्डेबल नहीं है। करेक्ट। डू यू एग्री विद दिस और नॉट? तो जब आपको परिवर्तित भारत मिल जाएगा, दुष्टों और बाहुबली से मुक्त भारत मिल जाएगा। मुझे किसी ने बताया, कल ही बताया कि साहब एक ठेकेदार ने जो है ना आत्महत्या की, और उसमें बहुत पेपर में बवाल मचा था कि उसने लिखा कि हमसे साहब 40% जो है ना घूस मांगी जा रही है। अरे कैसा देश है ये, जहां प्रोजेक्ट का 40% पहले जो ना नेता खा जा रहे हैं? नहीं, इज इट नॉट एट्रोशियस? बिना उसके मिलेगा भी नहीं ना उसे काम। नहीं, लेकिन हम इसे जस्टिफाई कर रहे हैं, इसके बाद भी हम उस राजनेता को जो है ना गाली देने के लिए तैयार नहीं है, उसके खिलाफ कोई बात कहने में हम डर रहे हैं। हम कितने डरपोक हो गए हैं, हमें देश हित अब इम्पोर्टेंट ही नहीं रह गया, हमारे लिए अपना सर्वाइवल इम्पोर्टेंट हो गया है। ये मैं चलिए अब इन बातों को अपन थोड़ी देर के लिए समेट लेते हैं। अपन केवल ये बात अभी थोड़ी देर से हम आपको दोबारा फोन लगाएंगे, तब तक आप भी वो कर लीजिए, क्योंकि अपने जल्दी फोन लगा लिया, बल्कि हम ऑन जर्नी रहेंगे तब आपसे बात करते हुए आज आप निकल रहे हैं क्या भोपाल? नहीं 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 नहीं, मैं आई विल बी कंडक्टिंग मैनी मीटिंग ना। मैं तो जो है ना इसी ड्राइव पे हूं ना। मुझे 13 जो है मई को क्राइम फ्री भारत मिशन के चंद्रगुप्तों की जो है ना सरकार बनाना है, जो नंबर बनाएगा उसे मुख्यमंत्री बनाना है। मैंने कल कहा नहीं कि मैं 13 मई को यहाँ पर मुख्यमंत्री की शपथ कराऊंगा। नहीं, आपको आज तक कोई ऐसा व्यक्ति मिला है जो ये कहे कि हम सभी राजनेताओं को हरा देंगे और हम अपने मुख्यमंत्री की शपथ दिलाएंगे और मैं 13 तारीख को? वही तो मेरा क्वेश्चन है, आपका कॉन्फिडेंस, आई रियली लाइक योर कॉन्फिडेंस, बट स्टिल दैट्स व्हाई आई विल गो थ्रू ऑल वीडियोस। अच्छा ये बताओ आप मुझे बड़ी सिंपल सी बात, जब 90% लोगों को किसी को नहीं जोड़ना है और केवल 9% को ही 10 लोगों को जोड़ना है, क्या 10 लोगों को 9% लोगों के द्वारा क्या 10 लोगों को जोड़ना कठिन है? माई फ्रेंड, इट इज नॉट। और दूसरी बात और सुनिए जो बहुत महत्वपूर्ण है, यहां जो पार्टी सिस्टम है इसमें आप वोट उनको दे रहे हैं जिनको इन्होंने टिकट दिया है, और ये टिकट केवल गंदे ही लोगों को दे रहे हैं। मैथिली शरण गुप्त अपनी तरफ से किसी को टिकट दे रहे हैं क्या? तो वो क्राउन भी आपके सिर पे जा रहा है। जो सबसे ज्यादा लोगों को जोड़ेगा, whether that person is selected by मैथिली शरण गुप्त? नहीं, वो तो आपका प्रोसेस बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। इट इज जनरेटेड थ्रू द कॉम्पिटिटिव ऑटोमेटेड प्रोसेस, जिसमें 21 लक्ष्य समाहित करने वाला व्यक्ति जो अधिक से अधिक लोगों को मोटिवेट करके जोड़ेगा और उनको चंद्रगुप्त और सदस्य बना के जो है ना संकल्प को पूरा कराएगा, वो नंबर 1 पे आएगा। तो क्राउन किसके ऊपर जा रहा है?
तो ये तो पूरी प्रोसेस ही अलग हो गई है। अच्छा, इसमें ना ये होमवर्क करना है कि किसको टिकट देना है, किसको टिकट देना है। मैथिली शरण गुप्त की जीवन जिंदगी कितनी आसान है, आपकी भी जिंदगी आसान है और मैथिली शरण गुप्त की भी जिंदगी आसान है। यदि राजदीप को मैथिली शरण गुप्त टिकट दे रहे होते तो हमें कितना विचार करना होता कि राजदीप अच्छे व्यक्ति है कि नहीं है, ये है कि नहीं है, वो कोई अच्छा इनके विरुद्ध कोई कंट्रोवर्सी है कि नहीं है, सोचना पड़ता कि नहीं। लेकिन यदि राजदीप 21 लक्षों के प्रति समर्पित हैं और लग के जो है ना इसमें जुड़ के यदि कंपटीशन में नंबर 1 आ जाते हैं, तो राजदीप के सिर पे जो मुख्यमंत्री का क्राउन जा रहा है वो राजदीप की खुद की मेहनत, खुद की लगन और उस लक्ष्य 21 लक्षों को प्राप्त करने की जो ललक है वो पैदा करेगी। और जब 90% लोगों को एक को भी नहीं जोड़ना है तो ये बहुत ही सरल काम हो गया ना भैया। खुद को समझ के जोड़ने में क्या कितनी देर लगती है। और हम ये कह रहे हैं ज्यादा समझने की भी जरूरत क्या है, आज जो दुष्टता हो रही है उससे तो बेहतर ही होगा ना, इससे खराब होगा क्या, ये बताओ मुझे। आप मुझे ये बताओ कि जो नया सिस्टम है, जो आज बदमाशी, मक्कारी और जो राक्षसी व्यवस्था स्थापित कर दी गई है, क्या उसका इससे खराब होने की संभावना है क्या? यहाँ खोने के लिए तो कुछ भी नहीं है। तो जब खोने के लिए कुछ नहीं है और खीसे से 5 पैसे नहीं लग रहे हैं तो अजमाएं फिर विश्वास करेंगे। इस स्लोगन पे विश्वास करने में क्या दिक्कत है? देखिए, मैं फिर से दोहराता हूं, यदि आपको खोने के लिए कुछ नहीं है, जो भी होगा आज से बेहतर होगा। आपको इन दुष्ट राजनेताओं से, जो कि अधिकांश बाहुबली, ददबदलू और बिना लोटे के पैंदे हैं और अपराधी भी हैं, उनसे मुक्ति मिल जाएगी। और आपके जेब से खीसे से 5 पैसे नहीं लग रहे हैं तो अजमाएं फिर विश्वास करें। इस तर्ज पर करने में क्या दिक्कत है? नहीं, अब मुझे बताइए, जिसमें आपको 90% को किसी को नहीं जोड़ना है और केवल 9% लोगों को ही 10 लोगों को जोड़ना है, तो भैया हर परिवार में 5 लोग हैं कि नहीं है? करेक्ट। आसपास पड़ोसी मिला के हमारे 5 तो ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें हम 1 to 1 में कम्युनिकेट कर ले जाएंगे। तो 10 लोगों को जोड़ना क्या कठिन काम है? नहीं है। तो आपको 99% काम तो वो हो गया है। 10 लोगों को जोड़ने में कितने दिन लगेंगे आपको? आज अभी आप चाहो तो 1 घंटे में हो जाएगा। आपको अपने मित्रों के यहाँ चले जाना है, 2-3 लोगों को बैठ के चर्चा करना है और यही बात कहना है कि भाई साहब ये बताइए, जो आज हमारे दुष्ट राजनेता हैं जिन्होंने हमारे ऊपर गुलामी के वो थोप के रखे हैं, भ्रष्टाचार से लेकर हर चीज थोप के रखी है, अब इस कॉम्पिटिटिव प्रोसेस में हमारे सिर पे काउंट लग रहा है, तो व्यवस्था यदि नहीं भी सुधरेगी तो खराब तो पक्का नहीं होगी। हमें खोने के लिए कुछ नहीं है, इतना बात तो पक्का है। नंबर 2, हमारे जीवित खीसे से 5 पैसे नहीं जा रहे हैं, हमें प्रचार भी नहीं करना पड़ रहा है, हमें आम सभा भी नहीं करना पड़ रही है, हमें कुछ नहीं करना पड़ रही है, तो अजमाएं फिर विश्वास करें, इतना कहने में क्या दिक्कत है? यदि हम अपना वीडियो देके सिर्फ इतनी ही बात कर लें 3 मिनट में और कहें हाँ बताओ भाई कौन सदस्य बनना चाहता है, कौन चंद्रगुप्त बनना चाहता है, तो मीटिंग में कितनी देर लगेगी? ज्यादा से ज्यादा आधा घंटे। आधा घंटे में आप 10 लोगों को या 15 लोगों को या 20 लोगों को जोड़ लेंगे कि नहीं जोड़ लेंगे? तो आपने लक्ष्य तो जो है ना पहले 15 मिनट या आधा घंटे में ही हासिल कर लिया है ना, कितना आसान। और यदि आप उसमें दिल से लग गए और यदि ताज सिर पे डालना है और शुरू के यदि 224 में आना है, तो आप जो है इन 9 दिनों में कम से कम जो है ना 100, 150, 200 लोगों को तो जोड़ ही लोगे। तो आप तो जो है वो लक्ष्य तो जो मैथिली शरण गुप्त के लिए भी निर्धारित नहीं था, क्योंकि एक ही व्यक्ति के लिए 90 लोगों को जोड़ना था। तो फिर जमीन पे क्यों नहीं उतरेगा? प्रचार आपको करना नहीं है, टिकट आपके पास पहुंच रहा है, तो आपको वो भी नहीं सोचना है कि टिकट कहां से आएगा। और जो सदस्य है कि आप अपनी पार्टी बनाने, कल भी पूछा था मैंने आपको, आप पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी ने अपने सभी हक जो है क्राइम फ्री भारत मिशन को समर्पित कर दिए हैं, राइट। वो जो है टिकट लेके एक हमारा सर्टिफिकेट जो मैथिली शरण गुप्त के साइन होगा और एक वो अपने साइन से टिकट लेके जाएगा। उस पार्टी का नाम इसलिए नहीं लिया जा रहा है, एक तो वो क्राइम फ्री भारत मिशन है, वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, वो पॉलिटिकल पार्टी, एस्टैब्लिश पॉलिटिकल पार्टी है, बड़ी पार्टी नहीं है।
वो जो है सिर्फ कोडल फॉर्मेलिटी कंप्लीट करने के लिए है। हमारे मॉडल में ना तो जो है ना उस पार्टी को चुनाव प्रचार करना है, ना होर्डिंग लगाना है, राइट। और चूंकि आप हमारे ऐप से जुड़े होंगे तो वो उसका जो है ना डिटेल कंटेंट, निशान क्या है और आपका चंद्रगुप्त कौन है, वो हम आपको जो है ना भेज ही देंगे, राइट। जो आपकी पर्ची होगी उस पर्ची का फोटो जो है अलोंग विथ के आपका वो कहाँ पर है उस पर गोला बना के आपको यहाँ पे जो है ना मशीन का बटन दबाना है, ये हम आपको भेज ही देंगे, राइट। तो फिर हमें कहीं पेपर पे छपवाना, होर्डिंग लगाने की जरूरत है क्या, जब हम 1 to 1 आपसे कम्युनिकेट कर पाएंगे तो। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं जरूरत है क्या? नहीं, जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जो पॉलिटिकल पार्टी है वो ऑलरेडी है, तो आपको टिकट मिल गया, इससे हटके हमें उस पॉलिटिकल पार्टी का नाम क्यों लेना चाहिए? क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टी तो आपकी सिर्फ मदद कर रही है कोडल फॉर्मेलिटी कंप्लीट करने में। इससे ज्यादा वो पॉलिटिकल पार्टी आपका कोई हित कर रही है क्या? तो और वो हम आपको अभी भी नहीं बताएंगे, वो हम आपको तब बताएंगे जब आपको जो है ना वो जो ये वो छप जाएगा ना कि इतने लोग उसमें हैं और उसका नाम कहाँ पे है, तो उसको गोला बना के बताएंगे कि भैया ये चुनाव चिन्ह है, ये नाम है आपके एरिया का, राइट। इस पे इसको चैंप दो, इसको दबा दो। तो आप बताओ, आपको पॉलिटिकल पार्टी का नाम मालूम होने की जरूरत है क्या? नहीं नहीं नहीं, आई एम सेइंग तो नहीं, तो वो तो got your point. If you know symbol, then you don't need to know your हाँ, party. आपको अपने चंद्रगुप्त का नाम मालूम होगा, उसका सिंबल क्या है वो उसके सामने छपा होगा, और वो किस सीक्वेंस में है वो भी छपा होगा। तो आपको जो है ना वहाँ पे ईवीएम मशीन में भी उसे खोजना नहीं पड़ेगा, और आपको बार बार ये भी कहा जाएगा कि जो है ना जब जो पेपर ट्रेल निकले उसे ध्यान से देखना, और नहीं तो जो है यदि जो है इमीडिएटली लिखना है कि मेरा जो है ना नंबर ये था और मैंने मेरी पेपर ट्रेल में जो है हमने इसको वोट दिया और हमें पेपर ट्रेल में ये नहीं दिखा। तो हमारे पास इनडायरेक्टली पूरी काउंटिंग होगी कि कितने लोगों ने हमको वोट दिया है। हम फिजिकल काउंटिंग कराने की स्थिति में आ जाएंगे यदि ये कुछ गड़बड़ करेंगे तो। यदि ये सॉफ्टवेयर से गलत इन्फ्रेंस निकालेंगे तो मैथिलीशरण गुप्त इनको गलत इन्फ्रेंस नहीं निकालने देंगे। ये बात देखो, आप सोच की गहराई देखो। अब आपको जो है ना आपकी बात का जवाब मिल गया क्या? नहीं, आपको पॉलिटिकल पार्टी का जवाब मिल गया? अप टू सम एक्सटेंट। नहीं, तो जो एक्सटेंट बचा है वो भी पूछ ही लो यार, क्यों रहने दो। आपका वीडियो देखने के बाद पूछूंगा। ओके ओके ओके, ग्रेट ग्रेट। तो मेरे ख्याल से हम अपनी बात को अभी थोड़ी देर के लिए विराम देते हैं। थोड़ी देर से मैं आपको फोन लगाऊंगा और हम मछली की आंख पे बात करेंगे, ठीक है ना। और ये कल तक पब्लिश हो जाएगा, तो इसका वीडियो जो है ना आपको क्राइम फ्री भारत में मिल जाएगा। तो आप अपना वीडियो देख के भी जो क्लिप आपको इंपॉर्टेंट लगती है वो 1 मिनट की क्लिप आप को उसमें पूरे वीडियो में डाल करके यू कैन शेयर विद द फ्रेंड्स। और मुझे लगता है कि हमारा पूरा डिस्कशन 2-3 बातों पे समझ जाना चाहिए कि हमारे राजनेताओं ने 75 सालों से हमारे साथ ये किया है। इन्होंने जो है ना इवन चपरासी जितनी जो है साचरित्रता है वो भी नहीं रखी है, पूरी दुष्टता हमारे ऊपर लादी हुई है, गलत व्यक्तियों को टिकट देते हैं। और 75 साल के बाद भी जो अंग्रेजों ने हमको अपमानित करने के लिए, शोषित करने के लिए कानून बनाए थे, इन दुष्टों ने वही कानून आज भी हम पर थोप के रखे हैं। दिस इज वन थिंग, राइट। सेकंड, हमको इतनी बात कहना है कि भैया इसमें अपन किसी को वोट नहीं दे रहे हैं, इट इज ए ओपन एंड ट्रांसपेरेंट कंपटीशन। तो हम अपने को वोट दे रहे हैं, लिहाजा जो है हम कम से कम इन दुष्ट राजनेताओं से सर्टेनिटी के साथ जो है छूट वो पा जाएंगे। करेक्ट, हाँ या नहीं? तीसरी बात है कि जो ये दुष्ट राजनेता कर रहे हैं और अच्छी बात इनकी सोच का हिस्सा नहीं है, उससे बुरा तो कुछ नहीं हो सकता है। इससे जो आज स्थिति है इससे इंक्रीमेंटली बेहतर ही होगा, ठीक है। यदि बहुत जो हम कह रहे हैं कि अपराध मुक्त भारत हो जाएगा, भ्रष्टाचार मुक्त भारत हो जाएगा, कर मुक्त भारत हो जाएगा, 1 मिनट के लिए मान लें कि कुछ भी नहीं होता है, राइट। तो भी हालात आज की स्थिति से तो बेटर होंगे। यदि जो है ना आपने कानून में प्रावधान कर दिया कि डिलेड डिसीजन लोगे या गलत डिसीजन लोगे तो आपको कंपनसेशन देना होगा, ये मशीनरी गलत निर्णय लेने की स्थिति में आएगी क्या? क्या ये लाट साहब से जो है ना पारदर्शी और अकाउंटेबल हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बिल्कुल। तो
जब आपके जेब से 5 पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं, आपको नेतागिरी का कोई काम नहीं करना है, आपको कोई चुनाव प्रचार में नहीं निकालना है, कोई होर्डिंग नहीं जाना है, कोई टीवी डिबेट नहीं होना है, किसी पेपर में नहीं आना है, और फिर भी सर्टेनिटी से जीत जाना है, और आपके जेब के 5 पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं, तो केवल एक स्लोगन, अजमाएं फिर विश्वास करें, इसमें क्या दिक्कत है। और वो भी जो है ना 10 तारीख को जो है ना लॉक हो जाएगा, और 13 तारीख को चंद्रगुप्त विजयी हो जाएंगे, तो बहुत दिनों का क्या इंतजार है क्या? नहीं, ज्यादा दिनों का नहीं है ना। अब आप बताओ, ये यदि हम सिर्फ 4 लाइनों की बात करें और इसके साथ ही हम अपना डिस्कशन जो है ना यदि समेट लें, तो अधिकांश लोग अपना डिसीजन दे ही देंगे कि वो पर्दे के पीछे सदस्य बनना चाहते हैं या चंद्रगुप्त बनना चाहते हैं। आप उनसे ये भी कह सकते हैं कि भाई साहब, शाम को हम देखेंगे आपने 10-10 लोगों को जोड़ा है कि नहीं जोड़ा है। और बाहर के लोगों को नहीं जोड़ो, पहले स्टार्ट फ्रॉम होम। यदि घर के 5 सदस्य हैं तो 5 को वो जोड़ लो, आसपास के जो है ना घूमने घामने जहां जा रहा है 5 लोगों को जोड़ दो, तो 10 तो जुड़ गए, और 10 लोगों को जोड़ते ही आपने 99% जर्नी कंप्लीट कर ली। 99% जर्नी हैज बीन कंप्लीटेड भाई साहब। बात समझ रहे हैं ना आप? तो मुझे लगता है कि बस इतनी छोटी सी बात पे फोकस करोगे, यदि आप लंबी बात करोगे